हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारे पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आपका होता है द्रव्य एवं वायवीय इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, उसमें अच्छे परसेंटेज बने, अच्छे मार्क्स मिले, तो आप यह वीडियो एंड तक देखिएगा। वही स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जो चाहते हैं, रियल में चाहते हैं कि हमारे मार्क्स जो हैं 40+, 45+ गेन कर जाएं, क्योंकि यहां पर वो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे। चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चनों को यहां समावेश है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और जो पूरे सिलेबस से आपको यहां पर सब्जेक्ट के अनुसार, सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चंस पेपर में बार बार आए हुए हैं और यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि अदर क्वेश्चंस को याद करके चले जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें तो क्वेश्चन मिला ही नहीं, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था। तो स्टूडेंट्स, केवल इन क्वेश्चनों को अगर आप याद करते हैं तो 40+5 आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। देखिएगा, पहला चैप्टर इंपोर्टेंस होता है, छोटी छोटी डेफिनेशन उससे आती है, जो है परिचय। पहला चैप्टर आपका परिचय है, लेकिन जो छोटी छोटी डेफिनेशन हैं वो उन्हीं से आती हैं जो हाइड्रोलिक्स का मेन पार्ट है, बेसिक है। वहां से जो 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन वो मिलते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में ऐसा नहीं है, वहां पर 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। तो क्या करने वाले हैं कि 2-3 डेफिनेशन को एक साथ मिलाकर के 5 नंबर का क्वेश्चन बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिएगा चैप्टर 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो आदर्श तरल क्या होता है, जिसको आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। आदर्श तरल क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। वास्तविक तरल क्या है, रियल फ्लूइड, इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। तरल यांत्रिकी, द्रव यांत्रिकी और तरल के गुणों का वर्णन। देखिएगा, जो डेफिनेशन है वो है आदर्श तरल, वास्तविक तरल, तरल यांत्रिकी, द्रव यांत्रिकी, यानी कि आइडियल, रियल फ्लूइड और हाइड्रोडायनेमिक जो तरल हैं उनकी आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा है कि तरल के गुणों का वर्णन कीजिए। तरल के गुणों का वर्णन करना है, जैसे तरल के गुण जो हैं वो हैं, जैसे उसकी डेंसिटी हो गई, ठीक है, घनत्व हो गया, अपेक्षित भार हो गया, ये तरल के गुण हैं और इनके बारे में लिखना है। तो साथ साथ आपको ये भी बता दें कि घनत्व, अपेक्षित भार और संपूर्ण दाब और श्यानता, ये सभी जो हैं तरल के गुण होते हैं। तो तरल के गुणों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए और इनके फॉर्मूले, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इनके फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए भी और आपके थ्योरी के लिए भी। ठीक है, अगर आपका जो फॉर्मूला है वो सही है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला सही लिखा हुआ है, तो आपका डेफिनेशन पर एग्जामिनर का इतना ध्यान नहीं जाता है जितना आपका फॉर्मूले पर जाता है। फॉर्मूला अगर आपका सही लिखा हुआ है तो डेफिनेशन आपकी 100% सही होगी ही। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ फर्स्ट चैप्टर की बात। अब देखिए सेकंड चैप्टर में क्या क्या आने वाले हैं। सेकंड चैप्टर में पास्कल का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पास्कल का नियम कभी भी आपको पेपर से हटा हुआ नहीं मिलेगा, हर बार आपको पेपर में रखा हुआ मिलता है, चाहे पेपर किसी भी तरह का आए, हार्ड आए या फिर एकदम हल्का पेपर है, तब भी आपको पास्कल का नियम तो मिलेगा ही मिलेगा। इसको प्रूफ करना आपको सीखना है। प्रूफ करके आप इसको जाइएगा और वहां पर आप आंख बंद करके टेक आइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर यह क्वेश्चन आपको जरूर ही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, निम्न को समझाइए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दाब तीव्रता, प्रेशर इंटेंसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या होता है। दाब शीर्ष, प्रेशर हेड, प्रेशर हेड डेफिनेशन, फॉर्मूला और इसकी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। गेज दाब, जो गेज प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला और आपकी डेफिनेशन, उसको याद करके जाना है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको 3 डेफिनेशन एक साथ दे देगा, 4 डेफिनेशन एक साथ दे देगा, आपको जो है 5 नंबर में क्वेश्चन को बनाकर रख देगा। ठीक है, आपके सामने इस तरीके से इन 2 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको याद होना चाहिए। 2 नंबर के क्वेश्चन को एक साथ मिला करके वो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको बनाकर दे देगा और आप जो है कहते हो कि हमने ये पढ़ा ही नहीं था, हमें ये क्वेश्चन पता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दाब तीव्रता, दाब शीर्ष, दाब गेज, निरपेक्ष दाब, इनकी डेफिनेशन आप याद करिएगा, इनका फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के यांत्रिक गेजों का वर्णन। यांत्रिक गेज जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं, आपके मॉडल में दिए हुए हैं, वो आप पढ़ के जाइएगा। जो जितने भी प्रकार के गेज हैं उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बुक के अकॉर्डिंग ही लिखना है, लेकिन आपको समझना है। यदि आप समझ गए तो आप समझ गए हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में जाकर के लिख सकते हैं। बुक के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग वही लिखते हैं जो रटते हैं, लेकिन जो समझते हैं वो अपने हिसाब से वही डेफिनेशन को बदल करके लिखते हैं, लेकिन उसका कहने का मतलब जो है वही हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए चैप्टर नंबर 3 से आपका क्या क्या आने वाला है।
चैप्टर नंबर 3 है आपका तरलों का प्रवाह। तरलों का प्रवाह यानी कि फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो वहां से आपको अपरिवर्ती और परिवर्ती प्रवाह की डेफिनेशन के बारे में जान लेना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके पॉइंट क्या क्या लिखे हुए हैं, उन सभी को आपको एक बार पढ़ के जाना है। और ये तो याद कर ही लेने हैं कि स्तरीय और विक्षुब्ध प्रवाह क्या होते हैं। स्तरीय और विक्षुब्ध प्रवाह, तो यहां पर देखिएगा, एक तो होता है लेमिनार फ्लो, ठीक है, एक तो होता है लेमिनार फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो, जिसको स्तरीय और विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो उनकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये आपका कभी नहीं कटता है, कभी भी नहीं कटेगा। जैसे पास्कल लॉ आपका कभी पेपर में नहीं हटेगा, वैसे ही आपका ये क्वेश्चन कभी नहीं हटता है। ये क्वेश्चन आपका मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये तो आगे के लिए इंपॉर्टेंस है ही। बात है क्रांतिक वेग, जिसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर फॉर्मूला याद है तो उसको आप अपने तरीके से मॉडिफाइड करके और डेफिनेशन को बना सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मॉडिफाइड नहीं करना है, डेफिनेशन को मॉडिफाइड कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन उसके हिसाब से अपने डेफिनेशन को किताबी लैंग्वेज से जो है हट करके अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आपकी याद और आपका समझ वहां पर काम आती है। सातत्य समीकरण का सूत्र, निगमन और उसके अनुप्रयोग लिखिए। सातत्य समीकरण होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन को बोलते हैं। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, सातत्य समीकरण है, उसको निगमित करना है, उसका फॉर्मूले को, उसका डेरिवेशन करना है। ठीक है, उसका डेरिवेशन कर लेना है और उसके जो अनुप्रयोग हैं, कहां कहां वह प्रयोग होता है, उसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां पर चैप्टर 3 से आते हैं। और एक क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बर्नौली की प्रमेय। बर्नौली की प्रमेय बहुत ही कम चांस होते हैं, रेयर केस होता है क्वेश्चन पेपर का जो बर्नौली क्वेश्चन को नहीं देता, वरना बर्नौली क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बर्नौली प्रमेय को स्पष्ट रूप से समझाइए और उसके व्यवहारिक उपयोग में आने वाले जो उपकरण हैं उनके नाम भी आपको लिखने हैं। ठीक है, तो बर्नौली प्रमेय को आप रट के जाइएगा, एक बार रट लीजिए, कैसे भी करिएगा, उसको याद कीजिएगा। बर्नौली प्रमेय आपको देखने को वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 2% 3% चांस होते हैं, 97% चांस होते हैं पेपर में आने के, और 2 से 3% चांस होते हैं पेपर में ना आए। लेकिन आपको याद करना है, 97% की तरफ आपको जाना है। ठीक है, अब देखिए, निम्न के बारे में बताइए कौन कौन से, ऑरिफिस, प्रवाह, नोजल और पेंडल ट्यूब। ऑरिफिस के बारे में आप पढ़िएगा। ऑरिफिस क्या होता है, ऑरिफिस कैसे प्रयोग में लाया जाता है और उसके क्या क्या कार्यविधि होती है, कैसे वो काम करता है। प्रवाह, नोजल, नोजल का क्या कार्य होता है, नोजल के बारे में तो आप पढ़ लीजिएगा। नोजल इंपॉर्टेंट है, नोजल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ऑरिफिस मीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेयर केस अगर आपका फंसता है, अगर हार्ड पेपर आ जाता है तो पेंडल ट्यूब को आप पढ़िएगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि हार्ड पेपर भी आ सकता है और इजी पेपर भी आ सकता है, तो दोनों को आप याद करिएगा, बल्कि तीनों को याद करके जाइएगा कि ऑरिफिस मीटर, प्रवाह नोजल और पेंडल ट्यूब, इन तीनों को परिभाषा याद करके जाइएगा और इनका फॉर्मूला याद करके जाइएगा, इनकी कार्यविधि को आप याद कर लीजिएगा, तो आपके जो है इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 है आपके पास पाइपों में प्रवाह। पाइपों में प्रवाह, पाइप के बारे में, जल जो उसमें प्रवाह होता है उसके बारे में यहां पर बताया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यहां से आता है कि पाइप प्रवाह से आप क्या समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, पाइप प्रवाह से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में समझाना है कि पाइप में जो जल प्रवाह होता है उसके बारे में आपको समझाना है कि कैसे फोर्स लगता है, कैसे वो प्रवाह होता है। आप बुक से पढ़िएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है सबसे ज्यादा जो इस टाइम ट्रेंड में चल रहा है कि टिप्पणी लिखिए। आपको 2-3 डेफिनेशन के लिए पॉइंट दे देगा और आपको जो है टिप्पणी करने को कहेगा, तो डेफिनेशन से थोड़ा सा ज्यादा लिखना है पर वो टिप्पणी हो जाती है। ठीक है, देखिएगा, ढाल रेखा, द्रव ढाल रेखा क्या होती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फॉर्मूला अगर आप ड्राइव कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप फिगर जरूर बना के आइएगा, फिगर और थोड़ी सी थ्योरी। ठीक है, संपूर्ण ऊर्जा रेखा, टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। घर्षण शीर्ष हानि, फ्रिक्शन हेड लॉस, फ्रिक्शन हेड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है और फ्रिक्शन हेड लॉस को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा, अपने अंदर एकदम जो है इसको रट लीजिएगा और आपको एग्जाम में वहां पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, घर्षण शीर्ष हानि, द्रव ढाल रेखा, संपूर्ण ऊर्जा रेखा, इसमें से 2 आपको देखने को मिलते हैं। पाइपलाइन की प्रणाली में देखिए, पाइपलाइन की ये प्रणाली लिखा हुआ है, प्रणाली है। पाइपलाइन की प्रणाली में कौन कौन सी विभिन्न शीर्ष हानियां होती हैं, कौन कौन सी विभिन्न शीर्ष हानि, जैसे हो गई शीर्ष हानि, घर्षण शीर्ष हानि हो गई,
ठीक है, और ऊर्जा ह्रास हो गया। इस तरीके से ये हानियां होती हैं। तो यहां पर जो भी आपके हानियां हैं पाइपलाइन में पानी बह रहा है, उसमें जो जो हानियां होती हैं, जैसे पानी जो चिपक जाता है, ठीक है, आगे जाकर के जितना हेड हमारा एंटर के स्थान पर था वहां पर एग्जिट के स्थान पर उतना हेड नहीं रहता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो हानि किस तरीके से होती है, कहां होती है, तो उसके बारे में आपको जानना है। तो पाइपलाइन में, जो पाइपलाइन की प्रणाली में जो भी हानियां होती है, कौन कौन सी हानियां हैं उसको आपको पता होना चाहिए, उन सभी को आपको लिखना है, ठीक है। और उनके लिए सूत्र का निगमन कीजिए। सूत्र आपको जरूर याद होने चाहिए स्टूडेंट्स कि ये जो सिलेबस है आपका, ये न्यूमेरिकल बेस है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बेस है। और यहां पर ये आपको थ्योरी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। न्यूमेरिकल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो आएगी आपके चैनल, आपके जो मोबाइल है उस पर नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपके मोबाइल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप टाइम से पहले उस वीडियो को देखते, ठीक है, उस वीडियो को देख लें। वरना आप जो है बाद में ढूंढने लग जाओगे कि मतलब हमें जो वीडियो मिली नहीं है और हमारा पेपर जो है खराब हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, अपने आप को एकदम अपडेट रखना है, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने पर आपका जो नोटिफिकेशन है वो मोबाइल पर आएगा, ठीक है। जैसे हम यहां पर वीडियो अपलोड करते हैं आपका नोटिफिकेशन मोबाइल पर पहुंच जाएगा। सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएंगे और टाइम से पहले आप वीडियो को देख पाएंगे। टाइम निकल गया फिर कुछ नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिएगा, नेक्स्ट है उसका सूत्र लिख देना है और उसके प्रयुक्त पद समझाने हैं कि उसके मतलब जो भाग होते हैं, जो मतलब अगर हमारा F यूज हो रहा है, V यूज हो रहा है, तो V क्या है, F क्या है, H क्या है, ठीक है। इस तरीके से जो भी टर्म उसमें दी गई है उनके बारे में समझाना है। डार्सी विस्बैच सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों के लिए। डार्सी विस्बैच सूत्र का उपयोग कीजिए। डार्सी विस्बैच सूत्र जो है उसका व्युत्पन्न करना है, उसका डेरिवेशन आपको देख लेना है, उसका डेरिवेशन आता है। चलिए नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 से हमारे पास है द्रव्य निकाय, हाइड्रोलिक सिस्टम। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। यहां से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? स्वच्छ चित्र की सहायता से द्रव्य रैम, जो हाइड्रोलिक रैम है उसका सिद्धांत लिखना है, उसकी कार्यविधि। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का निचोड़ यही है। तो जो चैप्टर का निचोड़ होता है, जिसमें चैप्टर का सारांश होता है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जिससे कि पूरा चैप्टर भी स्टूडेंट्स की याद हो और वहां पर लिखने में उसको पूरे चैप्टर को याद करना पड़े। ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं बोर्ड वाले, ठीक है। तो देखिएगा, स्वच्छ चित्र की सहायता से द्रव्य रैम यानी कि हाइड्रोलिक रैम का सिद्धांत और कार्य प्रणाली समझाइए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक द्रव्य संचायक जो हाइड्रोलिक अक्यूमुलेटर जिसे बोलते हैं, उसकी रचना यानी कि उसका चित्र और उसकी कार्यविधि और उसके सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आता है उसका प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, वो किस प्रिंसिपल का काम करता है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है, उसकी कार्यविधि क्या है, उसका चित्र किस तरीके से वह कार्य कर रहा है, चित्र की सहायता से समझाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द्रव चलित जैक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। द्रव चलित जो जैक है, जैक पर संचालित टिप्पणी लिखनी है। जैसे कि गाड़ी के जैक होते हैं, उसमें जो है हाइड्रोलिक्स जैक जो होते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है, वो कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 6 से टरबाइन, देखिए चैप्टर नंबर 6 है जल टरबाइन और पंप। जल टरबाइन से और पंप से एक एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद करने हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। जल टरबाइन क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, तथा इसके क्रिया सिद्धांत को समझाइए, वो कैसे कैसे काम करते हैं, उसके जो टरबाइन के पार्ट होते हैं कैसे काम करते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। पेल्टन व्हील टरबाइन के मुख्य अंग, जो मुख्य भाग हैं, पेल्टन व्हील टरबाइन याद रखिएगा, पेल्टन व्हील टरबाइन जो इनके मुख्य भाग हैं, उनको अलग अलग चित्र बना करके समझाना है कि किस पार्ट का क्या काम है, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है पेपर में, 17, 15 और 13 में, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस टरबाइन का चित्र बनाइए और उसकी कार्यविधि को समझाइए। फ्रांसिस टरबाइन का चित्र बनाइए और उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। उसके एक एक पार्ट का आपको वर्णन आना चाहिए स्टूडेंट्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। पेल्टन व्हील और फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है। चलते हैं पंप की तरफ। देखिए पश्चाग्र पंप के बारे में दिया गया है। पश्चाग्र पंप यानी कि रेसिप्रोकल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है, उसका चित्र बनाने को आता है और उसके कार्य सिद्धांत को समझाने को आता है, उसके कार्यविधि को समझाने को आता है,
ठीक है, तो पंप के बारे में पढ़ लीजिएगा। अभिकेंद्र पंप के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभिकेंद्र पंप सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो पश्चात रेसिप्रोकल पंप के बारे में आपको पढ़ना है, उसका चित्र बना लेना है। एक बार आप रफ पेपर पे चित्र बना करके देख लीजिएगा और फिर उसके बाद एक बार और अपने आप से चित्र बना के देखिएगा। जो बिना देखे बनाओगे तो आपके जो माइंड में एकदम छप जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 से मुश्किल से 1% 2% चांस होते हैं जो छोटा क्वेश्चन आ जाता है, वरना यहां से न्यूमेरिकल ही बनते हैं, यहां से न्यूमेरिकल ही बनते हैं हमेशा। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है तेल शक्तियुक्त द्रविक एवं वाह्य प्रणालियों का परिचय, यहां से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 है द्रविक प्रणाली के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। तो यहां से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, एक तो द्रविक प्रणाली के मूल अवयवों के लिखिए, उसके मूल अवयव क्या है, उनके नाम लिख देने आपको। ठीक है, और हो सके जहां तक संभव हो सके स्टूडेंट, थ्योरी के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका अगर आपको फिगर बिल्कुल याद है तो आप जो है फिगर को बना करके आइएगा, और वहां पर पेंसिल से नहीं, बाद में उस पर पेन से बना करके जरूर आइएगा। अगर आप पेंसिल से चित्र बनाते हैं तो बाद में क्या होता है कि जब कॉपी इकट्ठी होती है तो वहां पर जो है पेपर एक दूसरे के ऊपर रगड़े से क्या हो जाता है, पेपर एक दूसरे के ऊपर जो है रब करते हैं और जो फिगर है वो आपका मिट जाएगा। तो आप जो है पेंसिल से साफ सुथरा चित्र बनाने के बाद आप उस पर पेन से एक बार पूरे को डार्क कर दीजिएगा, जिससे कि वो मिटे ही ना। तो आपका जो चित्र बना हुआ होगा वो बिल्कुल स्पष्ट और स्वच्छ दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कपलिंग क्या होती है। कपलिंग के बारे में हमेशा पूछता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है। ये क्वेश्चन कभी भी इग्नोर नहीं होता, क्योंकि आगे की क्लास में भी सबसे ज्यादा कपलिंग के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के सीलिंग पदार्थों का सचित्र वर्णन कीजिए। आपके बुक में दिया हुआ होगा कि सीलिंग पदार्थ, ठीक है, कई टाइप दिए हुए होंगे, उनका अलग अलग प्रकार से आपको अगर 4-5 दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं, तो आपको 3 जरूर याद कर लेने हैं, और चित्र सहित आपको याद करना है। कार्यविधि सिद्धांत और उसका जो है चित्र स्वच्छ तरीके से साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, आपको याद। चैप्टर नंबर 9 जो कि लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है वायवीय प्रणाली के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। ठीक है, तो वायवीय प्रणाली के मूल अवयव भी लिखने, जैसे आपको द्रव्य प्रणाली के मूल अवयव लिखने को आया था, इसी तरीके से वायवीय प्रणाली के मूल अवयव के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, और इनके चित्र भी याद होना चाहिए, याद रखिएगा स्टूडेंट, चित्र जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि यह सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको चित्र सहित क्वेश्चन करने होते हैं। वायु संपीड़क क्या होता है, इनका वर्गीकरण कीजिए। वायु संपीड़क क्या है, इसका वर्गीकरण आपको करना है। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से बुक को पढ़िएगा कि आपका क्वेश्चन इस तरीके से हो कि वहां पर जाकर के आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्वेश्चन उसमें था, ये क्वेश्चन उसमें था। स्टूडेंट्स ऐसा ही होता है, यदि आप ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं, सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं याद होता है, क्योंकि टाइम अब कम है और आपके पेपर जो है बहुत ही जल्द होने वाले हैं। नेक्स्ट है एक डायफ्राम जो होता है उसका प्रकार, सिलेंडर का चित्र वर्णन कीजिए। देखिए, सिलेंडर टाइप डायफ्राम का सचित्र वर्णन करने को कह रहा है। तो सिलेंडर टाइप डायफ्राम जो होता है उसका आपको चित्र देख करके जाना है और उसके बारे में जो थ्योरी है उसको समझ करके जाना है। अगर आपने फिगर बना लिया, अगर आपने चित्र सही तरीके से बना लिया है, तो आप जो है थ्योरी को स्पष्ट रूप से लिख देंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं आपके साथ। देखिएगा, आप केवल इन क्वेश्चंस को तैयार करके अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन थ्योरी के क्वेश्चन है, ये केवल थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल की वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी, यहां पर मिल जाएगी। बस आप एक काम कीजिएगा कि हम जैसे ही देखिए वीडियो चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए, जैसे कि पेपर से पहले आप उस वीडियो को देख सके। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के जो चैनल का जो बेल आइकन है उसको आप दबा लीजिएगा, उसको प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके चैनल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए हमने इसको मेंशन किया है कि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचने के लिए
अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, वरना आपके पास नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स नहीं जाने वाला है। सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो इसके लिए यही प्रॉब्लम है कि नोटिफिकेशन जब ही जाएगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कीजिएगा, जो सबसे ऊपर आता है। बेल आइकन को जैसे ही प्रेस करोगे तो 3 ऑप्शन खुलेंगे, उसमें सबसे ऊपर वाला जो ऑल नोटिफिकेशन का आता है उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाएगा। यदि आपने ईमानदारी से बेल आइकन को प्रेस कर रखा है तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन 100% जाएगा, और टाइम से पहले आपको ऐसी वीडियो मिलेगी कि आप जो है खुद का और इस चैनल का धन्यवाद कहोगे, या आपका ही चैनल है, आपने ही इस चैनल को बनाया है, तो आप ही इस चैनल की लाज रखोगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। न्यूमेरिकल की वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी।